संस्कृत हमारी सबसे पहली भाषा है, तो उसको लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा। बांग्ला शब्दों का जो चयन है, उसका जो टचिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब बंगाल पर हमला हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें बंगाल की संस्कृति और बंगाल का विभाजन रोकना पड़ेगा। इस गीत का चयन हुआ जहां महात्मा गांधी भी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उसके हिस्से थे, अरविंद जी थे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे होंगे और मैं यही अपेक्षा हमेशा करता हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहिए और अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। राजनीति के बारे में, दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने का कोई औचित्य नहीं। आप सब लोग जुड़ गए हैं। यदि आप सब लोग जो मेरी आलोचना करते हो, जो नहीं करते हो, देखिए, विचारों की सहमति और असहमति लगी रहेगी। हम आपके लिए किसी मुद्दों पर, किसी बातों पर अच्छे भी लगेंगे, सहमति भी होगी, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं भी होगी। आप जब कोई सुझाव देते हैं तो हम उसको, या आपका कोई कमेंट निगेटिव, गाली गलौज भी होता है तो उसको मैं गुस्से में नहीं लेता, सही लेता। तो इसीलिए आप सब लोग मेरे ख्याल से जुड़ रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी बात, दिल की बात आपसे करूं। दिल्ली में था, 3 दिनों से लगातार दो बिंदु पर, दो मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। एक मुद्दा था जो संविधान से, लोकतंत्र से और इस देश के गणतंत्र के जो अधिकार हैं, उसके जो जीने के रास्ते हैं और देश की जो आत्मा है, वो वोट का अधिकार, उस पर एक चर्चा हो रही थी। इसके पहले 150 साल पुरानी वंदे मातरम, मैंने कई बार कहा, वंदे मातरम हमारे बड़े साहित्यकार, हमारे दार्शनिक और वैचारिक, जिनकी भावना इस देश के जमीन से, मट्टी से, पानी से, फूल से और आम लोगों से थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक जो भाव था, सुफलाम स्वजलाम, जो एक लगातार भाव थे, वो क्या है? सुफलाम क्या है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन शब्दों का संग्रह जो किया, बिकिम चंद्र जी जिस तरीके से इस भाव को, बंगाल की संस्कृति, वहां की अस्मिता, वहां के जो संस्कार रहे हैं, लोगों के विचार रहे हैं प्रेम का,
কেমনছি দাদা ভালো তো কোথায় এসেছিল খাবার বাবার হয়ে গেছে तो ये जो भाव है जैसे मिथिला और मैथिली का भाव है की हालचाल नीक छिए ना सब परिवार सब नीक है माय बाबूजी की हालचाल तो वो आप जैसे भोजपुरी है का हो का हालचाल बा ठीक बानी न रहो भाषा का जो प्रेम का भाव है संवाद है जैसे अंगिका जाते हैं तो थोड़ा कड़ा भाव है की हालचाल की रे की हालचाल मगध आइएगा तो ठीक हती ना तो बिल्कुल अलग अलग भाव है तो दुनिया में बंगला जो भाव है बंगला आनंद मूर्ति जी ने बाबा ने भी और हमारे जितने मार्ग गुरु आए जितने हमारे गुरु आए सभी लोगों ने बांग्ला और संस्कृत हमारी सबसे पहली भाषा है तो उसको लोगों ने बड़ा रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा बांग्ला शब्दों का जो चयन है उसका जो टचिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है तो जब बंगाल पर हमला हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें बंगाल की संस्कृति और बंगाल का विभाजन रोकना पड़ेगा आजाद हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम लीग के साथ जब फैजुर रहमान वहां के मुख्यमंत्री थे तो सावरकर जी वहां उस मंत्रिमंडल के हिस्से थे कांग्रेस नहीं थी और आरएसएस और जिन्ना मुस्लिम लीग मिल के बंगाल को बांटना चाहते थे और वैसे ही समय सुफलान जो वहां की नदी जो आप याद रखिएगा क्योट केवरत ये जो अधिक संख्या है वो बंगाल से क्योंकि उनका जो कल्चर था वो नदियों से जुड़ा हुआ खेत से जुड़ा हुआ खलिहान से जुड़ा हुआ तो बंगाल को नहीं बांटने देना है इसके लिए एक ऐसे जीवन दर्शन को लाया गया जिससे कि आम आदमी के भीतर वह सेंटिमेंट जुड़ा रहे प्रेम का भाव रहे लड़ने का जज्बा हो तो ये गीत बंगाल की अस्मिता वहां की संस्कृति वहां के मानवीय मूल्यों को लेकर के गाया गया जो बाद में राष्ट्रीय गीत बनी कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत का चयन हुआ जहां महात्मा गांधी भी थे नेहरू जी थे सुभाष चंद्र बोस थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उसके हिस्से थे अरविंद जी थे इवन आरएसएस के नेता सावरकर भी थे शब्दों का चयन फिर बाद में सभी लोगों की सहमति से हुई और राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के अधिवेशन में इसको नेहरू जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से बातचीत करके इसको बड़े पैमाने पर अंग्रेज के खिलाफ जो सेंटीमेंट हम लोग का था उस सेंटीमेंट के भीतर इस गीत का जो धारा प्रवाह भाव था वो जो लड़ने वाले हमारे जवान थे जो किसान थे जो यूथ थे उसके भीतर एक नया संचार था एक नई ऊर्जा थी एक नई उम्मीद था एक नया विश्वास था तो जो लोग 150 साल के बाद हम यूथ को से बात कर रहे हैं कि 150 साल बाद अभी हम लोग समय काल पात्र के अनुसार टाइम पर्सन प्लेस वे एंड सब्जेक्ट टाइम समय प्लेस जगह वे रास्ता सब्जेक्ट विषय तो ये जो आज का विषय है वो है इकोनॉमिकल फ्रीडम आर्थिक आजादी का राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी भागीदारी की साझेदारी की आर्थिक हिस्सेदारी की
स्वास्थ्य की हिस्सेदारी की। वन नेशन वन इलेक्शन से कई अरब गुना ज्यादा वन नेशन वन इकोनॉमी, मतलब डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का अर्थ का विकेंद्रीकरण, मतलब सबके पास उतना अर्थ हो कि जो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। अब किसी के पास खरबों खरब खरबों खरब खरबों खरब खरबों खरब और किसी के पास 6,000 रुपया। 120 करोड़ लोगों के जो मिडिल क्लास है, मात्र 14-13 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनका पूंजीपतियों से, और जो आजकल आरएसएस की गुणगान ज्यादा करते हैं, 120 करोड़ में 40 प्रतिशत लोगों के पास तो घर पहले से नहीं, और 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे करके जिंदा रखते हैं। रेस्ट जो मिडिल क्लास है वो वैसे ही मर रहे हैं। तो हम देश की इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, प्रदूषण पे बात नहीं करते हैं, हेल्थ पे बात नहीं करते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन कैसे होगा, वन नेशन वन हेल्थ कैसे होगा, वन नेशन वन जस्टिस कैसे होगा। किसी को जस्टिस की बात नहीं हो पाती, न्याय की बात नहीं हो पाती। तो ये जो वंदे मातरम 150 साल के बाद हम 10 घंटा, जिस पर हम लोगों ने ये 10 घंटा, वंदे मातरम तो इस भारत के की जीवंतता है, हमारे खून में है, हमारे संस्कार में है, हमारे संस्कार में है, हमारे विचारों में है, हमारे चिंतन में है, आहार में है, व्यवहार में है, चरित्र में है, हमारे खून में है, सांसों में है। हमको कोई इतिहास बताएगा? इतिहास सम्मान करने के लिए होता है, उसको एक हमारा जो पूर्वज था जो इतिहास बनाया उसको यादों के लिए उसका रेस्पेक्ट हो। हमेशा जो आने वाला समय होता है, वर्तमान होता है, वो एक नए इतिहास बनाने के लिए होता है। तो हम लोग इतिहास बनाने वाले में से नहीं बच गए, हम लोग गढ़ने वाले, इतिहास का नाम लेके हम लोग अतीत की बात करते रहते हैं। हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं कि प्रेजेंट में हेल्थ की क्या स्थिति है, लोग कहीं मर रहे हैं, अस्पताल में जैसे मार दिया, कहीं गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया, कहीं पर पानी कहीं नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं महिला सुरक्षा नहीं है, किसानों की स्थिति, उसके मूल्य नहीं है, कहीं गोदाम नहीं है, खाद की व्यवस्था कहीं नहीं है, सल्फर यूरिया जो जहर है लगातार वो कैंसर बनता जा रहा है। हम यूरिया को पर खेती करना चाहते हैं, जैविक पर कोई खेती की बात नहीं होती है, वाटर सेविंग की बात नहीं होती है, वाटर को कैसे सेव किया जाए, कैसे बिहार में जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग है, दूध है सबसे ज्यादा, मक्का है, मखान है, इस पर 10 घंटे चर्चा नहीं होगी। हमारा अस्पताल कैसे होगा सुंदर? जर्मनी में अन्य कई कंट्री में प्राइवेट अस्पताल है ही नहीं, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। तो हम कैसे चीन का मुकाबला करेंगे, दुनिया का मुकाबला करेंगे, इस पर कोई बात नहीं होती। पुतिन आया, क्यों आया और क्या हुआ, किसी को कुछ पता चला? यहाँ से जाने के बाद यूक्रेन पर और हमला तेज हो गया। तो भाई आप आए क्यों, क्या हुआ, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन सब चीज को रोक दिया गया, हाय तौबा हुई। गोदी मीडिया एंकर जो 4-5 ठो बहुत चहती, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के चहती चाहने वाली में से लोग, कुछ एंकर लोग हैं, गोदी मीडिया है, वो है, कुछ 4-5 ठो चाहने वाले में से हैं जो बिल्कुल पागल है। बहुत दिनों के बाद अर्नब गोस्वामी जी को इंडिगो के संक्रमण पे याद आया, अपनी आत्मा उनकी जगी। तो 10 घंटा वंदे मातरम पर क्या चर्चा हुआ, मैं वही समझ में नहीं आया चर्चा क्या हुई। वंदे मातरम हम गाते हैं मेरे दैनिक जीवन में,
और चर्चा थी प्रदूषण की, चर्चा इंडिगो की थी, जो पूरा का पूरा देश बंदी बना हुआ, एक व्यक्ति के हाथ में गुलाम हो गए हम लोग कोई चर्चा ही नहीं कर पाए। एक व्यक्ति के हाथ में देश को समर्पित कर दिए, और एक व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि 50-50 करोड़ 100 करोड़ चंदा देते हैं वो बड़ी पार्टी को, छोटी पार्टी को, तो जो इंडिगो बड़ी 50-50 100 करोड़ चंदा देगा उसके खिलाफ कौन पार्टी बोलेगा, कौन नेता बोलेगा, ये औकात किसके पास है। तो वो हमारे बच्चे बिलक गए दूध के लिए, पानी के लिए, शादी टूट गई, सब कुछ टूट गया, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो मुद्दा वो देश के लिए था कि कैसे 8 दिन आज तक हम लोग 550-400 फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा इस बात को लेकर के कि क्या स्थिति है। तो एक तो इस पर चर्चा, वंदे मातरम मैं आपसे ही पूछता हूँ कि वंदे मातरम पर ये चर्चा की क्या जरूरत थी। आप भी हमको राय जरूर दीजिएगा, जब हम लोग के खून में है, और वंदे मातरम का कोई संबंध मोदी जी से या आरएसएस से या अतीत से इन लोग का है ही नहीं।